आइए, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी आर्ट यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम मुगलों का द एंड करने वाले हैं, अर्थात आज हम औरंगजेब पढ़ने वाले हैं। जैसा कि भारतवर्ष पे मुगलों का जो एक केंद्रीयकृत सत्ता था, खास करके बाबर से लेकर के औरंगजेब तक, तो आज हम औरंगजेब पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक क्रमवार रूप से बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस कर लिया हूं और आज मैं मुगलों का अंत यानी कि आज हम औरंगजेब पढ़ने वाले हैं। और औरंगजेब का हम देखते हैं कि भारत पर एक लंबा शासनकाल रहता है, अर्थात लगभग 50 वर्षों का ये जो शासनकाल है ये अपने आप में कई बातों को और इंगित करता है। तो इसी औरंगजेब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून स्टडी आर्ट। आइए, अगर हम बात करें औरंगजेब का, तो ये जो औरंगजेब है ये कुल मिलाकर के 1658 से 1707 देखें तो लगभग 50 वर्षों का ये शासन करता है। देखिए, जैसा कि हमने बात कहा था कि शाहजहां का बेटा होता है दारा शिकोह और दारा शिकोह के साथ एक मतलब इसकी बहन यानी कि शाहजहां की एक बेटी रहती है जहां आरा। जब हम जहां आरा पढ़ा रहे थे, दारा शिकोह पढ़ाए थे, तो बात कहे थे कि दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में सत्ता के लिए संघर्ष होता है और अंतिम रूप से दारा शिकोह को हरा देता है औरंगजेब, ये गद्दी पे बैठता है। हमने ये भी बताया था कि दारा शिकोह को मदद करती है उसकी बहन जहां आरा। दारा शिकोह और जहां आरा दोनों विद्वान किस्म का व्यक्ति रहता है और ये देखते हैं औरंगजेब एक तुच्चा किस्म का व्यक्ति पहले भी रहता है, इसको मार काट से ज़्यादा प्यार रहता है, इस्लाम की ज़्यादा करता है। फाइनली रूप से ये दारा शिकोह को हरा करके औरंगजेब 1658 में गद्दी पर बैठता है। यही वो व्यक्ति है कि 2 बार ये अपना राज्याभिषेक करवाता है। खैर, लेकिन जब ये 1658 में गद्दी पर बैठता है तो अब्दुल मुजफ्फर मुईदुन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पादशाह गाजी, इतना बड़ा उपाधि लेके गद्दी पर बैठता है। अब्दुल मुजफ्फर मुईदुन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पादशाह गाजी, ये गद्दी पे बैठता है, ये उपाधि लेता है, समझ गए। खैर, इसके अलावा इसको व्यक्तिगत चारित्रिक गुणों के कारण इसको जिंदा पीर कहा जाता है। जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन बनाइएगा तो क्वेश्चन में रहता है कि जिंदा पीर की उपाधि किसे मिला था, तो ये औरंगजेब को मिला था और यही याद रखिएगा, ट्रिपल स्टार लगाइए, यह क्वेश्चन का रूप बनता है। जिंदा पीर के नाम से किसको कहते हैं, पुकारते हैं, औरंगजेब को पुकारते हैं। खैर, अगर हम औरंगजेब की व्यक्तिगत जीवनी का बात करें तो इसकी माता रहती है मुमताज महल और बचपन बीतता है नूरजहां के पास। जैसा कि हमने बात कहा था कि शाहजहां और ये मुमताज महल, तो मुमताज महल के याद में ही ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। तो ये मुमताज महल का ही बेटा रहता है शाहजहां, लेकिन बचपन बीतता है अपने नूरजहां के पास। ठीक, नूरजहां देखें तो नूरजहां इसकी दादी होती है ना, जहांगीर की ये बीबी होती है नूरजहां, जिसको कि ये मतलब संसार की रोशनी का उपाधि मिला था। तो ये अपने दादी के पास रह करके अपने जीवन को बिताता है, मतलब बचपन बिताता है। इसके बाद पिता शाहजहां, इसके अलावा बीबी दिलरास बानो बेगम होता है, जिसको कि रबिया बीबी के नाम से जाना जाता है। और यही औरंगजेब स्थापत्य के क्षेत्र में एक ही काम करता है, अपनी रबिया बीबी का मकबरा बनाता है और यही बीबी के मकबरा के नाम से जाना जाता है। तो एक ही काम करता है स्थापत्य के क्षेत्र में। हालांकि स्थापत्य का बात करें तो इसके काल में द एंड हो जाता है, लेकिन एक काम करवाता है, अपनी बीवी का मकबरा बनवाता है। एक पुत्री रहती है मेहरुनिसा, बस केवल एक पुत्री रहती है मेहरुनिसा, और व्यक्तिगत जीवन में यही सब उसका रहता है। अब औरंगजेब जो जाना जाता है अपने दक्षिण अभियान के लिए जाना जाता है, खास करके 1656 से 1657 के बीच में एक संधि हुआ था, अर्थात 1656-57 में एक संधि हुआ था दक्षिण के बीजापुर राज्यों के साथ, अर्थात दक्कन प्रदेश में जो क्षेत्र बनता है, ये वाला रीजन है, यहाँ से नीचे जो दक्कन वाला रीजन है, इस क्षेत्र के लिए एक संधि हुआ था। उसमें कहा गया था कि बीजापुर प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपया मुगलों को देगा। लेकिन इसी संधि का जब उल्लंघन होता है, तब जाकर के औरंगजेब दक्षिण की अभियान को करने के लिए आता है। और भी संधि का कई प्रावधान था जिसको कि दक्षिण के शासकों ने ना माला। खास करके बहमनी साम्राज्य के बाद जो 5 राज्यों का उदय हुआ था, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर और अहमदनगर, इनमें से देखते हैं कि बीजापुर और गोलकुंडा ये सभी राज्य जो है डायरेक्ट विद्रोह करता है औरंगजेब के खिलाफ। फलस्वरूप औरंगजेब को पहले अपने सेना फिर अपने आप को स्वयं आना होता है। कुल मिलाकर के दक्षिण अभियान को हम 2 चरणों में बांट के पढ़ेंगे, एक 1660 से 1681 कुल मिलाकर के 21 वर्ष के लिए, और दूसरा स्वयं औरंगजेब जब दक्षिण में 1681 के बाद इंटरवेंशन करता है तब। तो कुल मिलाकर के दक्षिण अभियान को 2 चरणों में हमको पढ़ना है। देखिए, पहला चरण
21 वर्षों के लिए रहता है, जहाँ पर कि औरंगजेब डायरेक्ट नहीं जाता है बल्कि इसके गुमास्ते जाते हैं। जबकि 1681 के बाद औरंगजेब खुद इंटरवीन करता है और इसीलिए कहावत है कि औरंगजेब को दक्षिण अभियान ने बर्बाद कर दिया, और ये बात पूर्णतः सही भी है। खैर, अब देखिए दक्षिण अभियान का अगर हम कारण का बात करें तो कुल मिलाकर के यहाँ पे कई कारण उभर के निकलता है कि बीजापुर द्वारा प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपया देना था, जो कि नहीं दिया, फलस्वरूप अभियान करना पड़ा औरंगजेब को। इसके अलावा बीजापुर द्वारा शिवाजी को मदद किया गया, यही शिवाजी को पहाड़ी चूहिया के नाम से जाना जाता है, और ये छुप छुप के वार करता है, गुर्रिला वार करता है, और ये औरंगजेब को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा दक्षिण की आर्थिक संपन्नता, अर्थात दक्षिण में बहुत बड़े पैमाना पे क्या है, धन दौलत था, वो औरंगजेब को क्या करता था, आकर्षित करता था। और साथ ही वो वहाँ पे सिया मतावलंबी था, अर्थात सिया धर्म के अनुयायी था। जैसा कि हमने इस्लाम का उदय पढ़ाया है तो वहाँ पे बताया था कि इस्लाम उदय के साथ ही खास करके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मर जाते हैं, तो ये पैगंबर मोहम्मद जब मरते हैं तो दो, एक सुन्नी और एक सिया, दो धर्म में ये बढ़ता है खास करके। तो ये जो है सिया धर्म को मानने वाले हैं दक्षिण के लोग, तो ये सिया में अपने, जबकि हम मुगलों का बात करें या औरंगजेबों का बात करें तो ये क्या है, ये कट्टर सुन्नी है बुआ, ये कट्टर सुन्नी है, कट्टर सुन्नी, मुसलमान में भी कट्टर सुन्नी है। फलस्वरूप ये जो कारण था बीजापुर द्वारा 1 करोड़ रुपया ना देना, बीजापुर द्वारा शिवाजी की मदद करना, दक्षिण की आर्थिक संपन्नता और वहाँ के लोगों का, मुसलमानों का सिया धर्म को मानने वाला होना, फलस्वरूप ये दक्षिण अभियान का कारण बना। अब हम बात करें कि 1660 से 1681 तक के बीच में कुल मिलाकर जो 21 वर्ष है, यहाँ पे औरंगजेब डायरेक्ट ना जा करके शाइस्ता खां, जय सिंह, मुअज्जम, बहादुर खां और शाह आलम जैसे अपने सेनापतियों को भेजता है कि तुम जा करके कूट दो बीजापुर को, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है। फलस्वरूप बीजापुर भी अपने आप को आतुर होता है मार करने के लिए, वहाँ पे गोलकुंडा होता है, और ये सब क्या करते हैं तो डायरेक्ट वार में हरा नहीं पाते। हालांकि अंतिम रूप से वो बात को मान लेता है, मुगलों के अधीन हो जाता है, लेकिन बहुत परेशानी के बाद। इसके बाद हम देखते हैं कि 1681 का बाद, 81 के बाद स्वयं औरंगजेब दक्षिण की ओर जाता है और चाहता है कि डायरेक्ट वार करके हम दक्षिण को अपने में मिला लें। फलता ऐसा तो हो जाता है, लेकिन सारा साम्राज्य उसका बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा 1680 में हम बात करें तो 1680 में शिवाजी की मृत्यु होता है। शिवाजी कौन थे तो शिवाजी जी महाराज जो थे वो मराठा का मतलब स्थापना करने वाला व्यक्ति था, अर्थात मराठा साम्राज्य को स्थापित किए थे। फलस्वरूप जब शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में होता है तो कूटनीति की जगह पर ये शक्ति प्रयोग करना चाहता है औरंगजेब, और ये चाहता है कि डायरेक्ट वार में हम उसको मराठा को कंट्रोल कर ले और दक्षिण पे अपना प्रभुत्व स्थापित कर ले। लेकिन शिवाजी का बेटा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो संभाजी बहुत चतुर था। हालांकि संभाजी को संगमेश्वर दुर्ग में कवि कलश के साथ इसको मार देता है, संभाजी की हत्या होता है, साथ ही कवि कलश इसके साथ रहता है। कवि कलश कहाँ पे तो संगमेश्वर दुर्ग में कब होता है तो 1689 में इसको मार देता है। और साथ ही साहू उसका बेटा रहता है, छोटा सा बच्चा रहता है, उसको भी गिरफ्तार कर लेता है। तो कुल मिलाकर के संभाजी जो कि शिवाजी का बेटा था और ये साहू जो कि शिवाजी का पोता था, तो संभाजी को मार देता है और साहू को अपने गिरफ्त में ले लेता है। इसके अलावा इसका संभाजी का भाई राजा राम जो है वो गद्दी पे बैठता है, राजा राम भी मर जाता है। उसके बाद उसकी बीबी ताराबाई जो होती है शिवाजी द्वितीय के नाम से 4.5 वर्ष का बालक होता है, उसके नाम से ये शासन करती है। 4.5 वर्ष के बालक जो नाम रहता है शिवाजी द्वितीय नाम से ये गद्दी पे बैठती है, शासन करता है और ये अपना राज को सतारा ले जाती है। कहाँ पे? सतारा ये अपनी राजधानी बनाती है और यहीं से ये शासन करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि सतारा वर्सेस कोल्हापुर के बीच ये लड़ाई होता है। कुल मिलाकर के देखें तो यहाँ पे जो साहू होता है, साहू और ये क्या बोलते हैं ताराबाई के बीच में लड़ाई होता है, खेरा की लड़ाई। और 1707 ईस्वी में हम देखते हैं कि खेरा की लड़ाई में साहू जीत जाता है और मराठा का वो शासक बनता है। और वही जो साहू है पहला पेशवा नियुक्त करता है बालाजी विश्वनाथ को, और इस प्रकार से पेशवाओं का काल हम पढ़ते हैं। मराठा वाला वीडियो आप निश्चित तौर से जाके देख ले, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ताराबाई चली जाती है कोल्हापुर और सतारा किसके कब्जा में आ जाता है? साहू के कब्जा में
आ जाता, मराठा वाला वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए, इस प्रकार से हम देखें तो औरंगजेब की दक्षिण अभियान ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया और अंत में हाथ कुछ नहीं आया, 0/0। कुल मिला के देखते हैं तो कुछ नहीं हाथ आता है। खैर, हालांकि वो कंट्रोल कर लेता है, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर को वो सब अपने में मिला लेता है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा धन नष्ट हुआ, उतना ज़्यादा धन में अगर ये और भी दूसरा चीज़ करना चाहता तो वह मुगलों का सबसे बड़ा वो सम्राट होता, क्योंकि हम देखते हैं कि 50 वर्ष कोई छोटा अवधि नहीं होता है। खैर, अगर हम इसके समय में विद्रोहों की बात करें तो भरपूर रूप से विद्रोह होता है। जाट का विद्रोह तो ऐसा विद्रोह होता है, राजा राम एक जाट नेता था, इन्होंने इतना मुसलमानों के प्रति घेरना था कि देखते हैं कि अकबर की हड्डी के खोद कर ये जला देता है। मुसलमान में आग लगाना हड्डी को बहुत बुरा माना जाता है, लेकिन राजा राम ये हिंदू सम्राट था, इन्होंने अकबर के हड्डी को खोदा और तब जाकर उसमें आग लगा के जला दिया। खैर, देखिए, एक एक करके हम सिलसिलेवार ढंग से जाते हैं जाट विद्रोह। सबसे पहले तिलपत के जमींदार गोकुल जाट ने विद्रोह किया। ये जाट का पहला नेता था जो कि औरंगजेब से पंगा लेता है। दूसरा राजा राम था, जो कि हमने बताया कि अकबर की हड्डी को खोदकर जला देता है, हालांकि 1688 में ये मर जाता है एक विद्रोह के दौरान। इसके अलावा इसका भतीजा रहता है चूड़ामन। चूड़ामन के नेतृत्व में ये भी बहुत बड़े पैमाना पे जाट विद्रोह हुआ और अंतिम में देखते हैं कि सूरजमल में तो इतना बड़ा विद्रोह किया और साथ ही भरतपुर राज की अपना एक ये जाट राज है और ये एक स्वतंत्र राज की स्थापना कर लिया। तो जाट में याद रखना है, सबसे पहला जाट विद्रोह तिलपत के जमींदार गोकुल जाट ने किया, फिर राजा राम जाट ने किया, चूड़ामन ने किया और फिर सूरजमल ने किया। और सूरजमल ने तो अपना एक स्वतंत्र राज भरतपुर राज की स्थापना कर लिया। इसके अलावा बुंदेला, देखिए अभी जो बुंदेलखंड का इलाका है ना बाबू, बुंदेलखंड का इलाका है, बुंदेलखंड, और यही जो बुंदेलखंड है जहाँ पे बोलते हैं चंबल की रानी, चंबल का डाकू है ना, तो यही वाला इलाका है। तो वहाँ पे चंपत राय बुंदेला ने 1661 ईस्वी में औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था। हालांकि ये विद्रोह तुरंत ही दबा दिया गया। फिर इसी का बेटा रहता है छत्रसाल ने पुनः विद्रोह किया और 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तब ये एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेता है। तो यही बाबू जो छत्रसाल होता है और यहीं पे रहती है मस्तानी। आहा, ये जो बाजीराव मस्तानी होती है और इसका जो प्रेम प्रसंग है, तो बाजीराव मूवी देखिएगा तो कोई और नहीं मस्तानी है, हमारा मराठा वाला वीडियो जरूर देखिएगा, वहाँ पे हम बात को समझाए हैं, बात समझ जाइएगा। तो ये जो छत्रसाल है इसी को मदद करने के लिए कौन जाता है? बाजीराव प्रथम, याद रखिएगा, बाजीराव द्वितीय नहीं, बाजीराव प्रथम। हमने कहा है कि बाजीराव प्रथम ने अपने तलवार के बल पे राज्य निर्माण किया, जबकि वहीं हम देखते हैं कि बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेज को सौंप दिया, अपने चाटुकारिता के बल पे अपने अंग्रेज को राज सौंप दिया। तो नाम से कुछ नहीं होता है, कर्म मायने रखता है, कर्म याद रखा जाता है। तो यही है बाजीराव मस्तानी और तो मूवी है। तो यहीं पे छत्रसाल जो है ये मस्तानी नाम की महिला होती है और इससे इसको प्रेम प्रसंग होता है। इसी के मदद करने के लिए जाता है, छत्रसाल को मदद करने के लिए कौन जाता है? बाजीराव प्रथम जाता है। खैर, इसके बाद सतनामी विद्रोह होता है और ये सतनामी नारनौल के निवासी रहते हैं, जो कि एक कृषक समुदाय रहता है। तुरंत ही ये विद्रोह को औरंगजेब दबा देता है। इसके अलावा हम राजपूत की नीति देखें तो यहाँ पे नरम एवं संधिपरक नीति अपनाता है, खास करके मारवाड़ एवं मेवाड़ के साथ, कहीं पे तलवार तो कहीं पे नरम नीति अपनाता है। कुल मिलाकर के शांति से ही रहा जाता है। इसके बाद सिख विद्रोह का बात करें तो तेग बहादुर के मृत्यु के पश्चात गोविंद सिंह ने सिखों को एक कट्टर संप्रदाय के रूप में बना दिया। तेग बहादुर का मृत्यु करवाया था औरंगजेब। कारण क्या था? क्योंकि तेग बहादुर को कहता था कि तुम इस्लाम कबूल करो, फलस्वरूप तेग बहादुर ने इस्लाम कबूल नहीं किया और हम देखते हैं कि तेग बहादुर को मरवा दिया। बाबू, गुरु नानक जो थे वो सिख धर्म के संस्थापक थे और उसी से सिख समुदाय की उत्पत्ति होता है। तो हुमायूं और बाबर के काल से, खास करके बाबर और हुमायूं के काल से ही पैरेलली रूप से सिख और मुगलों का संबंध चलते आ रहा है। हम देखते हैं कि ये औरंगजेब जो है तेग बहादुर का मृत्यु करवा देता है और इस प्रकार से उसके बाद जो 10वां गुरु होते हैं गुरु गोविंद सिंह, सिखों को एक कट्टर संप्रदाय के रूप में बना देता है। उन्होंने कहा कि मेरे बाद कोई गुरु नहीं होगा और जो आदि ग्रंथ होता है, सिखों का धार्मिक ग्रंथ होता है आदि ग्रंथ ही गुरुओं का काम करेगा। उन्होंने पंच ककार का बात कहा, केस कंघा कृपान कच्छा और करा, केस कंघा कृपान कच्छा और करा, इसका बात किया था। और साथ ही महिलाओं के नाम के आगे कौर और पुरुषों के नाम के आगे सिंह लगाया और तलवार के बाल बोला अपना रक्षा करो। खैर, तो ये था इसका संबंध। आगे अगर हम धार्मिक नीति की बात करें तो ये दारुल हर्ब के जगह दारुल इस्लाम बनाना। दारुल हर्ब का मतलब होता है काफिरों का देश, काफिरों का देश के जगह पे इस्लामिक देश, इस्लामिक
देश बनाना चाहता है, अर्थात दारुल हर्ब के जगह दारुल इस्लाम बनाना चाहता था। कौन? इस औरंगजेब। इसके अलावा औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और कुरान एवं शरिया के अनुसार खुद को शासन करना चाहता था। इसके राज में हम देखते हैं कि मौलवी खलीफाओं का ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है, तो ज़्यादा राजकाज में हस्तक्षेप देखने को मिलता है और ये जो है मतलब शरीयत के अनुसार से शासन करते हैं। इसके अलावा मुद्राओं पे कलमा खुदवाना बंद करवा देता है। झरोखा दर्शन जो कि अकबर के समय में शुरुआत हुआ था, इसको समाप्त कर देता है। कहता है कि इससे व्यक्तिगत पूजा होता है और खास करके व्यक्तिगत पूजा या सम्राटों की पूजा इस्लाम धर्म में पाबंदी है, इसीलिए इसको बंद करवा देता है। इसके अलावा मुस्लिम व्यापारियों से चुंगी लेना बंद कर देता है, जबकि हिंदुओं से लेता रहता है। 1689 ईस्वी में 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः प्रारंभ कर देता है। साथ ही तीर्थ यात्रा कर भी अब लेने लगता है। कई हिंदू मंदिर को तुड़वाते हैं। इसके पीछे तर्क रहता है कि मंदिर जो है षड्यंत्र एवं राजद्रोहों का केंद्र है, इसीलिए मंदिर को तुड़वाता है। इसके अलावा चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, संगीत कला आदि का अवसान हो जाता है। इस काल में पतन होने लगता है, पतन हो भी जाता है। लेकिन ये देखते हैं कि ये बीना बजाने में चतुर होता है, बीना बजाता है बढ़िया, बीना बजाता है कौन? तो ये क्वेश्चन पूछा है, याद रखिएगा बाबू। औरंगजेब जो है ये बीना बजाता है, लेकिन संगीत के क्षेत्र में यहाँ पे अवसान देखने को मिलता है। अगर हम इसके निष्कर्षों की बात करें तो कुल मिलाकर के ये अविश्वासी किस्म का होता है, कट्टरता होता है, नीतियों पर पूर्ण अमल करने वाला नहीं होता है। और जैसे ही 1707 में ये मरता है, एक केंद्रीयकृत राज्य जो है, खास करके केंद्रीयकृत राज्य का अंत हो जाता है। हालांकि इसके बाद कई शासक बनते हैं, कुल मिलाकर के बहादुर शाह प्रथम बनता है, इसके बाद जहांगीर शाह बनता है, फारुखसियर बनता है, उसके बाद हम देखते हैं मोहम्मद शाह रंगीला बनता है। और अब देखते हैं कि राज्य जो है विखंडनकारी प्रवृत्ति आ जाती है। उसी के समय में हम देखते हैं कि कई राज्य अलग हो जाते हैं। 1724 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला के काल में देखते हैं निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह ने क्या करता है, तो वो हैदराबाद राज्य का स्थापना कर देता है, निज़ाम अपना अलग राज्य बना लेता है। और भी बहुत सारे जो है अलग अलग विद्रोह होते रहते हैं। फिर बंगाल में देखते हैं कि अलग राज्य बन जाता है। खैर, इस प्रकार से होते रहता है। अंत में 1857 ईस्वी में मुगलों के अंतिम राजा रहता है, अंतिम सम्राट रहता है बहादुर शाह जफर, या इसी को बहादुर शाह द्वितीय कहा जाता है। अंग्रेजों ने बंदी बना करके इसको रंगून भेज देता है। मेरा पिया गए हैं रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन की मुझको याद सताए। तो वही वाला रंगून बर्मा वाला इलाका है, उसी गाना में रंगून पर हमारा पाठ हुआ करता था। तो मेरा पिया गए हैं रंगून, अर्थात बहादुर शाह जो रंगून गया कभी वापस नहीं आया, अर्थात इसके साथ ही वो जो ये जो है मुगलों का है अंत हो जाता है। और इस प्रकार से टेलीफोन करने पे भी वो नहीं आते हैं। तो वही गाना बहुत बढ़िया है, मेरा पिया गए हैं रंगून, वहाँ से किए हैं टेलीफोन की हमको याद सताए। खैर, तो इस प्रकार से देखते हैं कि औरंगजेब, अब औरंगजेब को लेकर के बहुत सारा विवाद है, डिबेट है कि औरंगजेब के काल में बहुत ज़्यादा मनसबदार हिंदू हुआ करते थे, बिल्कुल सही है। लेकिन इस बात को मत भूलिए कि उल्टा हाथी दिल्ली में जाटों के खिलाफ चलवाया था औरंगजेब, और लाखों की संख्या में लोग मरे थे, खून का नदिया बहा था। तो ये सब बात है, वो सब किताबी चीज़ है, टेक्स्ट बुक है। खैर, जो भी हो, आपको इतना जो हम बताए हैं इससे बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं जाने वाला। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, तो यकीन मानिए अगर आप मेरा स्लाइड आप देखते हैं तो कंपटीशन का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पढ़ने पढ़ाने के लिए बहुत है। तो इसी नोट पे हम अपनी वीडियो को अंत करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक से। इस वीडियो में इतना ही, तो स्टे ट्यून्ड, स्टडी आर्ट।